जय हिंद एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। इस सेशन में हम फिर से स्टार्ट करेंगे आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स, और इसमें हम जो बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसकी जो लिस्ट है ये है, नियर अबाउट 11 टॉपिक है। वी विल स्टार्ट विद दिस इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो हमारा इंडिया के साथ डिस्कशन चल रहा है ऑन द फ्री ट्रेड का जो डील हम करना चाहते हैं वो लंबे टाइम से 2009 से ही है आई थिंक, अभी तक नहीं हो पाया, डीलिंग चल ही रही है। देन वी विल स्टडी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिफ्यूज किया है कि दे विल नॉट गो इनटू द दिस, अभी सेंटर ने लॉ लाया है चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए एंड इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो थोड़ा सा इश्यू है, प्रीवियस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उससे डिफरेंट लॉ आया है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रेडीनेस शोन बाय द बोथ पार्टीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये किस रिस्पेक्ट में, जो केरला और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जा रहा है। केरला बोल रहा है कि ये हमारा फंड रिलीज नहीं कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट कह रहा है कि अरे ये लोग जो हम पैसे दे रहे हैं उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी दोनों लोगों ने बातचीत करने को तैयार हो गए, दोनों मतलब केरला का स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है। तो हमने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैंने क्या बोला, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। तो आप भी जब भी मेंस में जब सेंटर स्टेट रिलेशन लिखेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आजकल बहुत कुछ बहुत चल रहा है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल नहीं रहा है, इसका टसल चल रहा है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वेंकट रमन का जो अभी हम लोग देखें कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने एड्रेस छोड़ के चले गए। ये पूरी जो ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर है, इस चीज का ही विरोध बहुतों ने करा है। वेंकट रमन ने साफ साफ बोला था कि इसको हटाओ, ये तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव माइंडसेट है और उसको रिफ्लेक्ट करना क्या मतलब है। गवर्नमेंट का काम है तो उनके लोग आके कहें, हो सकता है गवर्नर या प्रेसिडेंट का कुछ उससे मैचिंग ना हो, तो उस पर देखेंगे। जीएस पेपर 2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल का बेसिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक साइंस में जानेंगे। एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उसको ग्राउंड रियलिटी जानना काफ़ी जरूरी है। इस सेंस में एक आर्टिकल काफ़ी डिटेल में है, तो इससे के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन क्वाइट डिप्लोमेसी विदाउट द ब्रिंकमैनशिप, अभी जो इंडिया और कतार में हमने देखा कि अपने नवल ऑफिसर्स को हमने रिलीज करा लिया, ज़्यादा हमने हो हल्ला नहीं किया, ज़्यादा हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को नहीं इंगेज किया, सिर्फ आपस में बायलैटरल टॉक हुआ, प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो हेड है उनसे बात करके हमने कर लिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हम और जगहों पे देखेंगे ड्रॉबैक था दूसरे जगहों पे, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया कतार रिलेशन और इंडिया का जो डिप्लोमेसी है उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। देन इंडिया यूएई का चल रहा है, मोदी जी गए हैं, तो और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या नया डेवलपमेंट है। ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था, तो जल्दी जल्दी इसको रिकैप करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हमें प्रीमेच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हमेशा इंडिया में होती है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के में देखेंगे, जीएस पेपर 2। एंड फॉरेस्ट डेवलपर के राइट्स का हमेशा वायलेशन होता है, अभी एक नोटिफिकेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने निकाला है, उसको लेके देखते हैं कि क्या है, कि कैसे कॉलोनियल रूल से ही जो भी लॉ आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, मिसयूज हुआ है, तो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज पे। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, ये लोग आना चाहते हैं दिल्ली में, चारों तरफ इनके लिए सिक्योरिटी फोर्स ने इनको मना कर दिया आने से, एंट्री से हर जगह पे लगा के रखा है बॉर्डर पे। जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, दिल्ली दिल्ली राजस्थान बॉर्डर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर है, सबको कहीं ना कहीं बन के रखा है। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, झड़प पड़प हुई है, इंजरीड हुए हैं फार्मर्स भी, सिक्योरिटी फोर्स भी। कुछ खास नहीं है, बस इतना जाने कि एमएसपी को लेके हो रहा है, एमएसपी को की डिमांड हो रही है कि आप एमएसपी लाइए, और गवर्नमेंट कह रही है अभी बातचीत होना चाहिए, इतना जल्दी लॉ नहीं ला सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 5-10 साल से तो बात ही कर रहे हैं, तो यही चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में है ये। इंडिया और जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इनके बीच में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेके अभी भी चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। एक जो इसका एक क्लॉज लीक हुआ है उसमें यह है कि जो पेटेंट रूल होता था, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, आईपीआर
जैसे कि होता है, आपको मैं बेसिक्स में समझा देता हूँ। अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है, तो अगर मैं इन्वेंशन करता हूँ तो वो राइट्स मेरे पास हो जाएगा 20 ईयर्स का, जैसे कि मैं ही उस पे कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, कोई और नहीं बना सकता। और ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी मैं प्राइस बहुत हाई करके बेचने लगता हूँ, तो जो आम लोगों की नीड होती है, जैसे मैं ऐसा चीज़ बना रहा हूँ जो उसके कारण डेथ हो रहा है, मैं मेडिसिन बना रहा हूँ और मेडिसिन कैंसर में यूज हो रहा है, तो ये एथिकल नहीं है ना कि आप ऐसा करें। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे देती है कि जो दूसरी कंपनी है सस्ते दाम पे बना रही है, उसका डुप्लीकेट कॉपी कैट करके उसको अलाउ कर देती है कि आप सस्ते दाम में बना के बेचिए। ऐसे बहुत से केस में इंडिया में हुआ था, जैसे कि टीबी का केस था, एक बेटा क्यू लाइन ये ड्रग था, काफी महंगा था, तो इंडिया में इसको दे दिया था। और भी बहुत से ड्रग का केस आया था तो दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये है कि जो एग्रीमेंट चल रहा है उसमें बोला है कि 6 ईयर तक इसको रोक देंगे, ऐसे किसी चीज को हम नहीं देंगे जब तक उसको उसकी इफिकेसी को ना देख ले, उसके इम्पैक्ट ऑन द पीपल। मतलब आप जब तक ये रिसर्च करेंगे तब तक तो लोगों की डेथ बहुत हो चुकी होगी। तो ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट को भी आप 6 महीने तक टेस्टिंग कीजिए। तो थोड़ा एक तरीके से ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है उसको बाईपास करने का एक तरीका है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए ही मेडिसिन नहीं बना रहे हैं हम, ग्लोबल जो होता है ना वर्ल्ड के लिए बनाते हैं चीफ मेडिसिन। अफ्रीका हमारे पे डिपेंडेंट है, नॉर्थ अमेरिका डिपेंडेंट है, एशिया के बहुत से कंट्री जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी डेवलपिंग कंट्री वो बेस्ड हैं। तो ये देखिएगा 60,000 जेनेरिक ड्रग है और 60 जो है 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरी में हम बना रहे हैं। जो इंडिया का इकोनॉमी का 3.4 लाख करोड़ है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। एक चीज और थोड़ा याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसके अंडर में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाता है। उसमें मत चले जाइएगा कि हेल्थ एंड वेलफेयर में, तो प्लीज रिमेंबर दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो हियर। थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये डायरेक्टर है, इनके घर में चोरी हुआ, इनका अवार्ड चोर चोरी करके ले गया और 1 लाख रुपए, और इन्होंने गोल्ड के सिक्के उक्के रखे होंगे वो लेके गया। तो अब चोर एथिकल निकला, उन्होंने देखा कि अरे इनका तो अवार्ड है, तो वो इनके गेट पे वापस ला के रखे गया कि ये आपका मेहनत का है, तो ये आप अपना अवार्ड ले लीजिए। लेकिन पैसा और ये गोल्ड जो है वो लेके गया, वो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जानिए कि ये कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता है। जो इनका कटैसी विवासाई ये है, थोड़ा साउदर्न नेम है, नाम भी लेने में हमें दिक्कत होती है। काका मुट्टई, ठीक है, ये चिल्ड्रंस बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म को के लिए दिया गया था अभी हाल ही में 2015 में, और ये बेस्ट फीचर फिल्म तमिल लैंग्वेज में दिया गया था। तो ये है इम्पोर्टेंट थिंग। एनी रेलिवेंट न्यूज, लेट्स सी। रंजन गोगोई रिसीव्स असम वैभव अवार्ड, तो जस्ट यू शुड नो कि इनको असम वैभव अवार्ड दिया गया है। कासागोड में जो है मासिव फायर ब्रेक्स हुआ है, तो इसमें तो उतना नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से वेस्ट डंपिंग यार्ड है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और कासारगोड केरला में है, एक बार मैं दिखा दूँ आपको मैप में तो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी रहेगी। कासारगोड, यस, बीच कन्नूर केरला, और कर्नाटका इधर से मंगलूर स्टार्ट हो जाता है, ये है कसारगोड। कसारगोड, ओके, नहीं ये नहीं है, ये है, ठीक है, यहाँ पे ये बीच। तो यू शुड रिमेम्बर कन्नौर, और वहाँ पे उडुपी भी यहाँ पे। तो प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस थिंग। और भी कोई चीज दिखा दूँ यहाँ पे, और कुछ दिख रहा है इंपॉर्टेंट। बांदीपुर ये कर्नाटका में है, यहाँ पे है एक मद्दुमलाई नगर हॉल टाइगर रिजर्व, तो ये बांदीपुर ये यहाँ के इंपॉर्टेंट है, सोचा मैं ये भी दिखा दूँ आपको। ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज रिमेम्बर दिस इज इन द कर्नाटका। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना है। ये है कि रियलिटी टेक फॉर्म्स अनविल्स द डिजिटल ट्वाइन ऑफ द मोहम्मद कुली कुताब शाही टॉम। तो इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि ये हैदराबाद का जो सिटी है वो इन्होंने बनाया था, मोहम्मद कुली कुताब शाह, एंड इनके टॉम को जो रियलिटी टेक है उन्होंने इसका ट्वाइन बना के सेम दिखा दिया। तो थोड़ा सा अब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हैदराबाद का जो फाउंडर है वो मोहम्मद क्वाली कुतुब इनका नाम है। ये किस डायनेस्टी से है? कुतुब शाही डायनेस्टी, और गोलकोंडा किंगडम इन लोगों के अंडर में आता था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये केरला और सेंटर के बीच में चल रहा है। केरला कह रहा है कि ये फंड हमारा रिलीज नहीं कर रहा है, हमको पे करना है बहुत से एरिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो केरला गवर्नमेंट है दे लैक ऑफ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इट्स पब्लिक फाइनेंस। ये कह रहे हैं कि 60% आपका डेट है और 40% पूरे स्टेट को मिला के है, और आप हमें कह रहे हैं और आप तो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये टसल चल रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपस में आप मिल के बात कर लीजिए। तो ये लोग मिल के बात करने को तैयार है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़िया, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, तो आप भी इसको दीजिएगा आंसर में अपने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज जो चीफ इलेक्शन कमीशन का अभी अपॉइंटमेंट का तरीका लॉ लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ केस लेके गए कि ये तो बायस्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें कहा था जो कमिटी अपॉइंट करेगी, अभी तक यही चल रहा था ना कि जो पार्टी पावर में रहती है सेंटर में वो अपने अनुसार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगी, और फिर थोड़ी सी पार्टनर जो होता है ना बायसनेस आ जाती है। तो जो केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो लेजिस्लेटिव मैटर है, इसमें मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, तो ये हम बाद में देखेंगे, और भी केस इससे रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा कि क्या मैटर था। मैटर ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले आया था, उन्होंने कहा था कि जो कमिटी अपॉइंट करेगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखना है, लेकिन जो लॉ बना उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक अपॉइंटमेंट जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करेंगे, उनको लेके आया गया। तो इस पे वही थोड़ा सा चल रहा है। तमिलनाडु के गवर्नर है, ये काफी न्यूज में है। इन्होंने अभी जो कस्टमरी एड्रेस होता है, जैसे जब भी नया साल का फर्स्ट सेशन होता है तो उसका स्टार्ट होता है कि गवर्नर आएंगे, वो स्पीच पढ़ेंगे, उसको गवर्नमेंट लिख के देती है, तो उसमें सब गवर्नमेंट की भाषा होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी तो अपनी खूब बड़ाई करेगी, सेंटर पर अगर अपोजिशन वाली पार्टी है तो उसकी बुराई करेगी, और यस ऐसे ही चलता है। तो इसमें गवर्नर कह रहे हैं कि हमें क्या लेना है या प्रेसिडेंट से क्या लेना है, आपका गवर्नमेंट है तो आपका कोई जैसे स्पीकर पढ़ दे या कोई और पढ़े। तो इसको लेके पहले भी कई प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये अच्छा नहीं लगता था, उसमें से एक वेंकट रमन है, तो आप लिख सकते हैं। वेंकट रमन ने बुक लिखा था माई प्रेसिडेंशियल ईयूज, ठीक है। तो उन्होंने ये इसका विरोध किया था, यहाँ तक जो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनसे बोला था कि प्लीज इसको आप अमेंड करके हटा ही दीजिए इस सारे चीजों को, क्योंकि इससे काफी दिक्कत हो जाता है। कई बार जो अपोजिशन गवर्नर पे अटैक करते हैं कि आपने एकदम गवर्नमेंट का भाषा बोल दिया। अब गवर्नमेंट ही लिख के दे रही है तो भाषा तो वही बोलेगा, तो इसमें गवर्नर का जो डिग्निटी है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसको लेके इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, एक गवर्नर थे नूरुल हसन, उन्होंने ये स्पीच दिया, उसके बाद अपोजिशन थी, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। तो इस बात को लेके हमेशा फंस जाता है जो गवर्नर या प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है यूएई इंडिया को रिलेशन के। मोदी जी इस समय यूएई में है, वो अहलन मोदी मना रहे हैं, अहलन मोदी वहां पे, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं ये अहलन मोदी क्या है। 2015 के बाद पहली बार 30 इयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर 2015 में वो गए थे, मतलब 2015 में मोदी जी पहली बार गए थे यूएई। उसके बाद रिलेशनशिप काफी अच्छा हुआ है। अब मोदी जी इतना वहां पे जा रहे थे तो उनको वहां की गवर्नमेंट ने वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे इंडिया में भारत रत्न है, मोदी जी को वहां का ऑर्डर ऑफ जयेद अवार्ड दिया, जो वहां का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो यस, मोदी जी ने बोला है कि ये सिर्फ हमें मेरे सम्मान की बात नहीं है, पूरे भारत के सम्मान की बात है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो फिल्म अवार्ड है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसके नेम में कुछ चेंजिंग हुआ है। उसकी कमेटी बैठी थी, कमेटी का नाम है रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड। इन्होंने क्या 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 चेंज हुआ है। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डिब्यू को बेस्ट डिब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर बोल दिया। नरगिस, मतलब नाम हटा दिया। अब इंदिरा गांधी का क्यों नाम रखे, हाँ, तो इन्होंने बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर ऐसा इन्होंने हटा दिया, कोई रीजन नहीं दिया। नरगिस दत्त अवार्ड है, तो नरगिस दत्त तो हटना ही था, अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। और कई को इन्होंने क्लब करके एक अवार्ड बनाया, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू, और भी करा है। तो जस्ट यू शुड नो, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के बारे में कुछ गाइडलाइन आया है, उनमें इनको जो एडवर्टाइजमेंट टाइम था वो बढ़ा दिया। जो कम्युनिटी होता है ना कि गांव लेवल पे हम वो सुनते होंगे ना कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई रेडियो चैनल होगा, तो पहले जो उनको एडवर्टाइजमेंट का 1 घंटे में टाइमिंग था, वो 7 मिनट था, 12 मिनट तक एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि कमाई नहीं हो पा रही थी, वो बंद हो जा रहे थे खुल के। तो थोड़ा सा ये देने से उनको राहत मिलेगा। पहले
पर जो एडवर्टाइजमेंट होता था 10 सेकंड का 52 रुपए था, अब 74 रुपए कर दिया। ठीक है, तो इट विल हेल्प द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस स्टेशन बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। अगर उनको अवेयरनेस या लोकल मुद्दा वहाँ पे अवेयर करना है या उसको एड्रेस करना है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी रेडियो काफ़ी अच्छा था। ये स्टेम सेल के बारे में कुछ ये है कि ये स्टेम सेल एक जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उससे भी इसको मिला है। तो आप इतनी डिटेल में नहीं जाइए, सिर्फ ये जानिए कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है कोई अदर सेल्स बनाने के लिए। जैसे अब कोई भी सेल बनाना है, बोन सेल, फैट सेल, ये कार्टिलेज सेल, हॉट सेल्स, ये न्यूरॉन, सब इससे स्टेम सेल से बन सकते हैं। तो स्टेम सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी कम मिलता था, बोन मैरो से इसको निकालना पड़ता था। अब जब मेंस्ट्रुअल ब्लड से आएगा तो इजी हो जाएगा। तो इसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग बनाना है, रॉ मटेरियल क्या हुआ? ईट हुआ, तो ईट था। जैसे अब स्किन सेल बनाना है तो इसका जो रॉ मटेरियल था स्टेम सेल था, वो एकदम रॉ था, उससे हम कुछ भी बना सकते थे। एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है, ऐसे मेंस में भी होता है लेकिन वुमेन्स में ज़्यादा होता है इसका परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि इस डिजीज के अंदर में ऐसा एनोमली प्रेजेंट हो जाती है, जो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, वो जो हमारा हेल्थी सेल्स होते हैं, हेल्थी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसी को डायरेक्ट टारगेट करने लगते हैं बाय मिस्टेक। तो ऐसे में कई डिजीज होने लगते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे 10% वुमेन में होता है, केवल 7% मेल में है। और क्यों होता था? जो इसको अभी पता चला है कि एक्स क्रोमोसोम जो वीमेंस में अधिक होता है, जैसे वुमेन्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होता है, मेल वाले में एक्स एंड वाई होता है। तो यहाँ पे जो इनका एक्स एक्स्ट्रा था उस पे कोटिंग होती थी, दैट मॉलिक्यूलर कोटिंग ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। और इसके कारण क्या होता था कि ये एक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट नहीं करता था इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ensure that one set of the exome is in the female remains active and functional in the all cells body while the other is muffled। तो muffled करके एक ही को काम करता था, लेकिन कहीं कहीं जो ये कोट होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है, उस केस में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। बस आप इतना जानिए कि क्या है और कैसे होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रॉन्ग कुक्स स्पॉइल्स द साइंटिफिक ब्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अल्टीमेट सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। जैसे आपके पास किसी चीज के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं और आपके बारे में उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो आप जो एकदम परफेक्ट रिजल्ट होता है उस पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको साइंटिफिक तो नॉलेज है और वो लोगों से दूर रहती है और अपने ही लैब में बाधे रहती है, जो लोगों का रियल नीड है उसको नहीं जान पाती है। और भी जैसे डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। अगर सारे चीज का नॉलेज नहीं है तो आप एग्जैक्ट जो वहाँ पे पहुंचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंच पाते। तो वही मैं बोला है कि जो एक साइंटिस्ट होता है उसको हर चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, जैसे क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, जैसे उसको लैंग्वेज, वोकेबुलरी, वर्ड व्यू, वैल्यू सिस्टम, ये सब की होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि आप आइसोलेशन में अगर कितना भी बड़ा कर दे, जैसे एग्जांपल कह रहे हैं कि जायंट ग्रेविटी होल इन द इंडियन ओशियंस, आप इसके बारे में आप पूरा दम वहीं लगा दे रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे वेलनाडू लेक है बैंगलोर में, वो फ्रोथ का इशू करती है। फ्रोथ क्या होता है? फोमिंग होता है केमिकल रिएक्शन के कारण, जो हम पोल्यूशन ये वाटर बॉडीज में करते हैं उसके कारण, इसके कारण काफ़ी जो डिजीज फैलता है, फिर जो लोकल स्पीसीज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। एक बार मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ क्या होता है। एक फोम जमा हो जाता है लेक में, यस, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस टाइप का, ये सामने यही है, इस टाइप का ये फोम यहाँ दिख रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे ये। तो ये इस टाइप का इश्यू है, इस पे अगर कहा जाए तो उतना लोगों का साइंटिफिक कम्युनिटी का वो नहीं जाता है। तो यही उन्होंने कहा कि उस पर भी आप ध्यान दीजिए।
Scientific method is based on the belief of empiricism, replicability and free exchange of the information. ठीक है? It predominantly follow the strategy of reductionism. Reductionism means understanding the whole of something by the examining the part. जैसे आप थोड़े से पार्ट का अगर क्लियरिटी आ गई तो आप कोई फील्ड है उसके थोड़े से पार्ट को जानिए कि इसका मिट्टी कैसे है तो आप पूरे क्या भी बता सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी। जैसे आप सिर्फ एक 1 स्क्वायर मीटर का जान जाए तो आप कितना भी हेक्टेयर है बता देंगे ना कि कौन सा वो है। इन्होंने ये कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि कंप्लीट का भी जानना जरूरी है। इफ द ह्यूमन नीड ए सर्व, इन्होंने बोला है कि जो जितना साइंस को ह्यूमैनिटी की नीड है, ह्यूमंस को साइंस की नीड है, दोनों एक दूसरे के ये इंटरडिपेंडेंट हैं। साइंस मस्ट कन्फ्रंट द अनकंफर्टेबल प्रोस्पेक्ट डीलिंग विद द ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। साइंटिस्ट को सर्व करना चाहिए, जैसे कि डाइवर्स लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ये सब को लेके जितना भी हम कल्चरल एरिया में इश्यूज है सबको फेस करना चाहिए। तो टोटल यही है कि इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे आपको इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि किसी भी चीज को जानने के लिए वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव, मेथड एंड डिफरेंट डिसिप्लिन नीडेड टू बी कनेक्टेड। जैसे इन्होंने कहा है कि कनेक्शन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड डिसिप्लिन, कनेक्शन बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी, कनेक्शन बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज। इसको जब इंटीग्रेटेड मॉडल में कंस्ट्रक्ट करते हैं तब परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सो इन्होंने फिर बोला है कि तो इसके लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको तैयार रहना पड़ेगा। किसके लिए? कि विल दे रिकॉग्नाइज द एबिलिटी ऑफ कॉमन सिटीजन्स टू बिकम द बोथ क्रिटिक्स एंड कोऑपरेटर्स, को-क्रिएटर्स इन द नॉलेज प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जो कॉमन पर्सन होता है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर सुना जाए तो, साइंटिफिक कम्युनिटी सुने तो। यहाँ पे बोला कि विल आवर इंस्टीट्यूशन हैव द लिंकेज विद द एक्सटर्नल कम्युनिटी फॉर द फॉस्टर मल्टी डायरेक्शनल नॉलेज फ्लो। तो दोनों तरफ से फ्लो भी होना चाहिए नॉलेज का। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया यूएई के रिलेशन के बीच में है। तो ऑलरेडी हमने काफी कल डिस्कस किया था कि कितना हमारा ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और जो डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट है, क्या सेकेंड डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट कल पढ़ा था, यूएई हमारा है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां से देखिएगा COP 28 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको क्या बनाया गया था? विजिटिंग डिग्नेटरी, केवल वनली वही बस उनको ही बुलाया गया था सेरेमोनियल ओपनिंग सेशन। तो हमने भी शेख मोहम्मद जायेद जो है उनको बुलाया था अपने वहाँ जब G20 समिट हो रहा था, तो उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया गया था। फिर उनको दोबारा हमने बुलाया था जब हम गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कर रहे थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाए थे। इन्होंने बोला है कि टेम्पल जरूरी था क्योंकि वहाँ पे 35 लाख जो इंडियन कम्युनिटी है प्रेजेंट है, और जो अभी मोदी जी को बुलाया था एक सेशन लेने के लिए उसका नाम था अहलन मोदी, इसका मतलब होता है वेलकम मोदी। और कहाँ पे हुआ था? जायेद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम अबू धाबी में ये हुआ था। प्लीज याद रखिएगा, पूछ देंगे अगर कि अल्हन मोदी क्या है, कहाँ पे हुआ, तो प्लीज रिमेम्बर दैट यूएई से रिलेटेड है और वहाँ का जो स्टेडियम है उसका नाम है कि जायेद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के नाम से है, तो याद करना इजी रहेगा। फिर मैंने बोला कि दिस ये एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट अट्रैक्ट गवर्नमेंट लीडर्स, जो हमने गवर्नमेंट समिट दुबई में वो गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब आए थे। एंड दिस समिट फोकस ऑन द शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स एंड गिव इंडिया ए प्लेटफॉर्म टू पुट इट्स ओन व्यू बिफोर द इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल ऑडियंस। तो ग्लोबल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, प्लीज रिमेंबर दैट। और यहाँ तक इसका ये है। अभी हमने यूएई में भारत मार्ट स्टार्ट किया है। भारत मार्ट ऐसा होगा कि जैसे कि इसके अंडर में हम बहुत से वेयर हाउस बना रहे हैं जहाँ के इंडिया के प्रोडक्ट को ले जाके वहाँ पे रखेंगे, फिर वहाँ पे शोरूम बना रहे हैं और वहाँ पे मतलब हमें अपने प्रोडक्ट को यहाँ बेचना है, वहाँ एक्सपोज करना है। और एक्सपोज होगा, जैसे एक्सपोज होगा तो बहुत सी कंट्रीज जैसे ईरान है, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका है, ये हमारे लिए मार्केट का काम करेंगे। और यहाँ पे दिया है कि क्या क्या है उसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ऑटो कंपोनेंट, सबके लिए वहाँ पे है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि वहाँ पे हम कितना वो करें। ये नीचे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है
और जो हमारा उनके साथ ट्रेड है 16% एनुअल ग्रोथ है। कल हमने देखा था कि इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने साइन किया था 2022 में, 2023 में इसका 1 साल कंप्लीट हो गया, अब दूसरे साल में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यस, अनदर थिंग इज दैट दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमने ओपन किया है अबू धाबी में, और ये किस एरिया में काम करेगा, मास्टर्स प्रोग्राम इन द एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जरूरत भी है यूएई को, क्योंकि वो क्रूड ऑयल बेस्ड इकोनॉमी अभी तक था, धीरे धीरे टूरिज्म और अदर एरिया में कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपना फेस, क्लियर फेस दिखाने के लिए भी इनके लिए ये जरूरी है। Abu Dhabi Investment Authority will soon open office into the Gift City, Gujarat. This is the another thing. हमारे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, वहाँ का जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनीज है, उनके बीच में हमने देखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है 1.2 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी इम्पोर्टेंट पर्सनल रिलेशन भी देख रहे हैं मोदी जी का, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, और ये कहाँ पे ग्लोबल स्टेज में काफ़ी काम आएगा। कभी अगर सोचे कि जिस तरीके से अभी वार चल रहा है, गाजा पे अटैक चल रहा है, हौतीस का अटैक रेड सी में चल रहा है, अगर तुरंत कुछ फ्लक्चुएशन आए ऑयल सब एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, प्रोडक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल रिलेशनशिप हमारा बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बोल रहे हैं कि दिस कॉस्ट का कोई जो इम्पैक्ट है, तो अगर पर्सनल है या कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप है, दैट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आरबीआई का, जो अभी उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट को चेंज करने को लेके, कि अभी हो रहा था कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, उसको लेकर आरबीआई ने कहा कि अभी नहीं कम करेंगे। उनका रीजन सही भी है, क्योंकि अभी देखा है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी भी काफ़ी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, अभी भी प्राइस राइस है। सीरियल में देखा था, फिर हमने देखा है कि रबी जो सोइंग हुई थी उसका जो सोइंग 2.7% इस बार कम था। तो अगर सोइंग कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम है तो डिमांड उतना ही रहे, तो अगर उतना हो या बढ़ जाए तो प्राइस राइज होगा। तो अभी हमें इस पे नहीं करना है, यही सब कुछ है इसमें, तो कुछ खास नहीं है। जस्ट यू शुड नो दैट सोइंग कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो प्राइस हाई हो सकती है। इंडिया कतार को लेकर इन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेसी से हमने नवल ऑफिसर्स को जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था छुड़ा लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें नहीं पता था कि पता है कि क्या मामला है, किसी ने नहीं बताया, ना कतार ने बताया ना इंडिया ने बताया। यही है कि आरोप ये लगा था कि जो नवल ऑफिसर थे वो स्पेनिज समझ है ना, कि इंफॉर्मेशन चुराना और किसी और कंट्री को देना, इजराइल के लिए चोरी कर रहे थे, ऐसे कुछ है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने बिना हो हल्ला मचाए कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं गए, आपस में ही बात करके प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट, उनसे बात करके हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजीज न्यू दिल्ली एम्प्लॉयड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब यही है कि कैसे उन्होंने वहाँ के आमिर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनसे बात करके डिस्कस किया और ऑफिशियल कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में रहे। लेकिन वही हमने जो पाकिस्तान के साथ कुलभूषण जाधव का केस था, या अभी कनाडा में निज्जार असैसिनेशन केस है, उसमें इतने अच्छे से नहीं किया। इसमें एक दूसरे के सामने हम लोग लड़ना स्टार्ट कर दिए थे, एक दूसरे के खिलाफ कमेंट करना स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे ही संभालना चाहिए था। और कतार क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन है, कतार एक तो वेस्ट एशिया का पावर है, इंपॉर्टेंट इंटरलोक्यूटर है वेस्टर्न हमास के बीच में। दूसरी चीज ये है कि जो हिस्टोरिकल डिपेंडेंसी कतार का है वो इंडिया पे भी। अभी देखा था कि कतार को गल्फ जो जितने भी कंट्री हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया था इंडिया के साथ, तब भी रिलेशन अच्छा था, और इंडिया ने तब भी उसी बीच में ये डील साइन किया था $78 बिलियन एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट। Next important news is with respect to this why India needs deep industrialization। तो इसमें क्या बात हो रही है कि इंडिया, अभी हम देखिए क्या केस चल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे पहले जो ग्लोबलाइजेशन था रिवर्स टेंडेंसी है, वो इंडिया में भी दिख रहा है। इंडिया का जो आत्म भारत ये है वो कहीं ना कहीं इसको शो कर रहा है कि वी आर नॉट दैट मच इन द ग्लोबलाइजेशन। यूएस ने भी अपना इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया है, यूरोपियन ग्रीन डील सब चल रहा है, ये सब किसको शो कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट पे है।
तो ऐसे में इंडिया का इन्होंने बोला है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, प्री मेचर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, जो हमने देखा है। व्हाट इज दिस प्री मेचर इंडस्ट्रियलाइजेशन? जनरली एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी जब स्टार्ट करती है तो उसका मेन बेस होता है वो एग्रीकल्चर होता है। फिर धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर से किस पे शिफ्ट करती है? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो मशीन से काम करके कम ही लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में है, आप कितना भी प्रोड्यूस करिए उसका लिमिटेशन है। आप 1 किलो चावल को 10 किलो नहीं बना सकते हैं, है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर कुछ यूज कर रहे हो, एक ही मशीन है, तो उससे आप 5 की जगह पे 10 में भी बना सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा लें। ठीक है, तो लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि और लोगों की जरूरत होगी, डिमांड बढ़ जाती है। फ्रिज कूलर ये सब तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना कितना भी। तो मैन्युफैक्चरिंग में एक तो जॉब भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो एग्रीकल्चर होता है सीजनल होता है, कि जब सोइंग पीरियड होता है या हार्वेस्टिंग पीरियड होता है जब तब भी होता है। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू तो हुआ, लेकिन अपने पीक पे जाने के पहले ही ये नीचे आ गया। उसके बाद वो तुरंत चला गया सर्विस सेक्टर में। ये होता है कि पहले एग्रीकल्चर पीक पे जाता है, फिर इंडस्ट्री पीक पे जाता है, फिर उसके बाद शिफ्ट होता है सर्विस सेक्टर में। हमने इंडिया के केस में देखा कि डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे रघुराम राजन हैं, जो गवर्नर जनरल पहले रह चुके, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें लिखा था कि नहीं, हमें हाई स्किल सर्विस ड्रिवन ग्रोथ ही चाहिए और ये नहीं है। तो इन्होंने इसको काउंटर किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है उसकी कुछ तो दिक्कतें हैं। यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नीचे दिया है कि इंडिया का जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में वो 20% मैक्सिमम गया था ड्रीम रन 2003-08 के बीच में। उसके बाद तो या पहले ये हमेशा नीचे ही रहा है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हमने ये शुरू किया था सोच के, वो हो नहीं पाया। तो इन्होंने क्या 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 दिक्कत है सर्विस सेक्टर में? इन्होंने कहा कि इट कुडंट एब्जॉर्ब द लेबर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इन द सेम वे दैट मैन्युफैक्चरिंग वुड, जो हमने अभी बात किया कि वो उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से ये कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या है, हाई स्किल्ड चाहिए, और डायरेक्ट अगर आप एग्रीकल्चर से उसमें ले जाएंगे तो हाई स्किल्ड नहीं होता। वो आदमी खेत में काम कर रहा है तो एक ग्रेजुअल फेज होता है ना, तो इंडस्ट्री में ही जाके वो कर सकता है। क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो आप खेत से ले जाके कुछ बनाने के लिए तो बना लेगा, वहाँ टेक्निकली उतनी नहीं जरूरत है। जैसे आपको डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में ले जाएं कि आपको कहीं जो किसी भी सर्विस सेक्टर में आप ले जाएं, तो वहाँ पे यू नीड ए मिनिमम जो स्किलिंग होती है, जो प्रोफिशिएंसी होती है, वो जरूरत होती है। ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कहा कि रिलेटिव वेज गैप भी जो है, वो अगर कोई कॉलेज का डिग्री है और जिसके पास विदाउट एनी डिग्री है, वो सर्विस सेक्टर में काफी गैप है। एक गिनी कोफिशिएंट होता है इनइक्वालिटी को शो करने के लिए। तो गिनी इंडेक्स जो इनइक्वालिटी का है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है सर्विस सेक्टर में, अगर वो दो के बीच में देखा जाए एज कम्पेयर टू द दिस। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? मेन सोल्यूशन है कि मास एजुकेशन पहले स्टार्ट करें, एंड इम्पोर्टेंट कल्चर प्रीरिक्विजिट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको पहले फुलफिल करें। फिर ये बोल रहे हैं कि जो कुछ एरिया को जो छोड़ दिया था, जैसे इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग और द लेदर, शू मेकिंग, एपरल मेकिंग, ऑल दिस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। हमें डायरेक्ट इसमें नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये लोकसभा का तो परफॉर्मेंस हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है। इस न्यूज को देखते हैं, फॉरेस्ट राइट के बारे में थोड़ा सा है, और थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन है कि जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है और नेशनल पार्क होता है, क्या डिफरेंस है। एक चीज देखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नोटिफाइड कैसे होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, इसके थ्रू दोनों होता है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है, जो सेंचुरी होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज और राइट्स प्रॉपर होते हैं, कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है। लेकिन नेशनल पार्क में जो राइट्स होते हैं वो प्रोहिबिट कर देते हैं, नेशनल पार्क में ये अलाउ नहीं करते हैं। तो प्लीज ये याद रखिएगा। तो नोटिफिकेशन में इनको कुछ जो थनथाई पेरिया सेंचुरी है, रोड तमिलनाडु में है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि कुछ जो राइट्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको लेके सस्पिशन है कि ये हमारा जो राइट्स मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवीजन, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं 2006, उसका कर्टेल्ड कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यस,
क्या नोटिफिकेशन में बोला है कि कैटल ग्रेजर जो है कैन नो लॉन्गर ग्रेज इनटू द थाई पेरियार सेंचुरी, और इनका जो बारगुर कैटल है वो ट्रेडिशनली इसमें अलाउ करते थे, अब इसमें फॉरेस्ट हिल वाले जो एरिया थे उसमें अलाउड थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो इनको इश्यू होगा इसको लेके। तो यही है कि जो नोमैडिक पीपल है वो अब कैसे अपने कम्युनिटी जो राइट्स हैं वो कट है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे जो राइट्स कट लिमिटेशन है वो तो हमेशा से रहा है, कॉलोनियल पीरियड से ही रहा है। हमने देखा कि कॉलोनियल पीरियड जब इंडिया ये तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट 1882 लाया था तब भी उन्होंने कट किया था। 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, या आज़ादी के बाद भी 1980 में ये लाए थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें भी काफी राइट्स को कट ही किए हमेशा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, केस का नाम था गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हिस्टोरिकल जस्टिस कंटिन्यू गवर्नमेंट और जो होते आया है ट्राइबल्स पीपल के साथ जो फॉरेस्ट डेवलपर है, प्लीज उनको सही कीजिए। तो उसी के बाद 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, और फॉरेस्ट राइट एक्ट ने मैक्सिमम जो पावर दिया था राइट्स को डिसाइड करने के लिए ग्राम सभा को दे दिया, क्योंकि पहले ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब बाहर से जो लोग जाएंगे वो क्यों इज्जत करेंगे वहाँ, या क्यों उसके राइट्स की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में नहीं था, तो अब हटा के ग्राम सभा पे कर दिया। और यस, इसमें हम देखते हैं कि जो जब ये फॉरेस्ट राइट आ गया तो पुराने जितने भी लॉ थे अगर फॉरेस्ट राइट को वायलेट करते थे तो वो ऐसे ही नल एंड वॉइड इनवैलिड हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये टोटल आप जानिए फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल ऑफ ये जो नेशनल पार्क हैं कितने राइट्स होते हैं क्या नहीं होते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मोस्टली दिस आर द थिंग्स दैट हैज़ बीन कवर्ड फॉर द टुडेज सेशन। यही रेलिवेंट एरिया जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के में रेलिवेंट है, तो यहाँ पे हम अपना सेशन कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।